अमेरिका के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, बेनतीजा रही 21 घंटों की बातचीत। और अब इसके बाद में ईरान के हालात किस तरह के हैं, ईरान के अंदर इस वक्त में किस तरह का माहौल है, ईरान की जो आम आवाम है वो क्या सोच रही है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने स्पेशल ईरान से नजर अब्बास रिजवी साहब उनको आमंत्रित किया और उनके जरिए समझने की कोशिश की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी रिपोर्ट, कहीं पर भी लिखे हुए शब्द वो आपको आवाम के जज्बात बयान नहीं कर सकते हैं। आवाम के जज्बात वहां पर रहने वाले शख्स उसी के जरिए समझे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और खबर दरअसल ये है कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और दूसरी तरफ अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, उनके बीच में होटोक जैसी स्थिति हो गई, हाथापाई जैसी स्थिति पैदा हो गई, और ये बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। ये आप देखिए, जी न्यूज़ ने खास तौर पर इस खबर को छापा, और भी कई मीडिया आउटलेट्स पर ये खबरें चल रही है लगातार। और इसमें तुर्की के एक पत्रकार का, वरिष्ठ पत्रकार का हवाला दिया जा रहा है, बाकायदा उनका नाम लिखा है, सेतनीर सेतिन उनका नाम लिखा है, और उनके नाम के जरिए यानी उनका जो है वो हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि इस तरह की बातें हुई है। अब मैंने उनसे, नजर अब्बास साहब से कहा कि क्या आपको इस तरह की कुछ खबरें हैं, ईरान के अंदर कुछ इनपुट्स इस तरह के आ रहे हैं आपके सामने कि कुछ ऐसा हुआ है। और एक बड़ी तेजी से खबर चल रही है कि नेतन्याहू का फोन आया, और नेतन्याहू के फोन आने की वजह से यह बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में होंगे, मेरे जहन में भी थे, कि आखिरकार 21 घंटे की बातचीत हुई तो बातचीत सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई। और दूसरी बड़ी बात कि अब ईरान के अंदर मूड मिजाज लोगों का क्या है, आवाम क्या चाहती है, क्या सीज फायर ये लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, या फिर अब जंग के आसार, दोबारा से जंग के आसार वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये सारे सवाल मैंने पूछे हैं, और मैं चाहता हूं कि बिना आपका वक्त खराब किए मैं सीधे आपको वो इंटरव्यू सुनवाऊं, और उसके जरिए आप सुने भी, समझे भी, और लोगों के साथ में फिर शेयर भी करें। उससे पहले एक मेरी छोटी सी आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी आवाज वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती रहे। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के मैं सीधा सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मेरे पास में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बातचीत हुई, 21 घंटों की बातचीत हुई, और वो जिस तरीके से फेल हुई है उसके एक एक पहलू को आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं वो यही है कि इस वक्त में जब ये बातचीत फेल हो गई है, उसके बाद में ईरानी आम आवाम का जो मूड है, मिजाज है, वहां का जो माहौल है, जाहिर सी बात है किसी रिपोर्ट के जरिए हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंच ही नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में बयां करें कि इस वक्त में ईरान में क्या मूड है, लोगों का क्या मिजाज है, आवाम इस बातचीत के फेल होने के बाद में क्या सोच रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी देखिए, ईरान की आवाम जो है पहले दिन से ही इस जंग को लेके पूरे जोश के साथ सड़कों पे है, चौराहों पे है। और जब से ये सीज़ फायर शुरू हुई है, एक अजीब चीज़ हुई है, एक ताज्जुब आप करेंगे सुन के, कि जब से सीज़ फायर हुई है उस वक्त से आवाम जो है वो ज़्यादा तादाद में सड़कों पे आ रही है। क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बार की तरह फिर इस बार इस नेगोशिएशन में हमको धोखा मिले। क्योंकि यूएस ने पिछले साल 2025 में और इस साल 2026 में नेगोशिएशन के दौरान जो है धोखा दिया और हमला किया। तो आवाम पूरी तरह से सचेत थी, सतर्क थी कि हम जो हैं रोड को, चौराहों को खाली नहीं करेंगे। बाकायदा यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है उनका पैगाम भी आया, जब इस तरह की इस नेगोशिएशंस की बात चल रही थी, उन्होंने पूरा एक पैगाम भेजा आवाम के नाम और कहा कि आप लोग जो हैं वो सड़कों पे रहें। उनके पैगाम के बाद सड़कों के ऊपर लोगों की तादाद और ज़्यादा हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं धर्मेंद्र जी, यहाँ पे शुरू से हम ये बात कहते आ रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बात कही गई कि कोई भी डर और कोई भी भय नहीं है लोगों के अंदर जंग को लेके। पूरी तरह से वो आमादा हैं कि हर तरह की कुर्बानी देने को हम तैयार हैं, लेकिन यूएस और इज़राइल को अपनी उनके घुटनों पे टेकना है हमें, ताकि दोबारा हमारे पर हमला न कर सके। तो यहाँ पे जो माहौल है वो ये है कि अभी तक जो हमारी जंग चल रही थी वो डिप्लोमेसी के मैदान में चल रही थी,
पहले जंग जो है वो लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में थी, वो फिर वो जंग जो है डिप्लोमेसी के मैदान में आई, और हो सकता है कि दोबारा अब जो है मिसाइल और बम के मैदान में दोबारा ये जंग जाए। तो ईरान की आवाम हर तरह की जंग के लिए आमादा है, यहाँ पे पूरी तरह से जोश है, और लोगों के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा हो कि बातचीत ख़त्म हो गई है तो कोई मायूसी आ गई हो, कोई घबराहट आ गई हो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। कल रात भी मैं पूरा रोड पे था, मैं चौराहों पर, तो मैंने देखा कि जो तादाद में इजाफा हुआ है वो मेरे लिए हैरत करने वाला था कि जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा है, लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है सड़कों पे। वो हर तरह की कुर्बानी के लिए, हर तरह की जंग के लिए आमादा हैं। और अब मुझे लगता है कि जब आज ये बात पूरे ईरान में फैलेगी और आज रात का जब ये रैली और प्रोटेस्ट और इज्तिमा होगा, तो उसमें और ज़्यादा जोश लोगों के अंदर रहेगा कि हो सकता है कि दोबारा ये जंग बम मिसाइल इस तरफ जाए। तो लोगों के अंदर पूरा जोश है, मैं जो देख रहा था, तो किसी भी तरह का डर नहीं है, किसी भी तरह का भय नहीं है, क्योंकि उनका हदफ बिल्कुल क्लियर है। चाहे एक आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा लीडर हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, वो ये चाहते हैं कि यूएस की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ से बाहर निकलें, ताकि सही मानों में इस पूरे एरिया में शांति बहाल हो सके। आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोई मायूसी नहीं है, कहीं कोई थकावट नहीं है, और लोग अभी भी उसी जज्बे के साथ में जैसे जंग से पहले थे उसी जज्बे के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपस में चार लोग इकट्ठा होते हैं, अब जाहिर सी बात है, आपकी कई तस्वीरें मैंने देखी, हमारे दर्शकों को भी दिखाई है, वहाँ पर जिस तरीके से आप दिखाते हैं कि आवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर है, तो क्या ईरान की लीडरशिप को इस बात की चिंता नहीं है कि ये कब तक चलेगा, किस तरीके से चलेगा और कितने दिनों तक जो है वो लोगों का जोश ये जो है, जो आप बता रहे हैं बार बार, ये बरकरार रहेगा? ये जो सीज फायर फेल हुई है, इसको लेकर के आवाम के अंदर क्या मैसेज है, किसकी वजह से सीज फायर फेल हुई? जी, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ जो ईरान के अंदर है कि ईरान की बातचीत किसकी वजह से फेल हुई? जी जी, मैं जो कह रहा था कि ईरान की आवाम जो है वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, और ये मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ करने वाला एक चीज़ है कि आवाम और हुकूमत का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मसलन चमत्कारी तौर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता है कि आवाम जो है हुकूमत से ख़ुद को अलग करे। ये चीज़ नॉर्मली जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लोगों को लगता है, आवाम को या जो जनता होती है उसको लगता है कि हुकूमत अलग है और हम अलग है, हुकूमत का काम अलग है, हमारा काम अलग है। लेकिन ईरान के अंदर पब्लिक, आवाम, जनता पूरी तरह से समझ रही है कि ये जंग जो है सिर्फ़ आर्म फोर्सेस की नहीं है, ये जंग सिर्फ हुकूमत की नहीं है, बल्कि इस जंग में हम लोग भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जब ट्रंप ये देखता है कि ईरान की लाखों की जनता हर शाम को, हर रात को जो है सड़कों पे है, तो ट्रंप उससे फ्रस्ट्रेट होता है। जब ईरान की जनता अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों तरफ ह्यूमन चेन बना के उसको हिफाजत के लिए आते हैं, तो इससे ट्रंप जो है वो बहुत परेशान होता है, घबरा जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल जो शऊर है, ये पॉलिटिकल जो समझ है ईरान की जनता की, ये बहुत ही अच्छी है। इस वजह से वो आमादा हैं लंबे दौर के लिए, लंबे वक्त के लिए। ईरान की आर्म फोर्सेस की तरह ईरान की जनता भी आमादा है कि हम सड़कों पे रहेंगे। वो खुद को डिस्कनेक्ट नहीं देखते कि जंग का मैदान मुख्तलिफ है। कुछ लोग हैं जो सिपाही हैं, जो फौजी हैं, वो जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, वो लॉन्चर्स पे हैं, वो मिसाइल्स मार रहे हैं, वो शहादत दे रहे हैं, और जनता ये समझ रही है कि हमें सड़कों पे, चौराहों पे रह के अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। तो पूरी तरह से एक जहती है, एक इत्तेहाद है, एक ऐसी यूनिटी है कि जिसकी वजह से ट्रंप और यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बौखलाया हुआ है, कि जिसको हम आज तक कहते रहे कि ईरान की आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ है, निज़ाम का सपोर्ट नहीं करती, इतना ज़्यादा उनके अंदर एकता है, इतना ज़्यादा यूनिटी है जो उनको बहुत परेशान करती है। अब कुछ बातें जो है वो बातचीत को लेकर के की जाए, जो इनसाइड आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, आप बताइए। एक में खबर जो है वो हालांकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी आपसे कंफर्मेशन या आपके पास में जो इनपुट हो तो आप जरूर बताइए। एक जी न्यूज़ पर जो है वो खबर चली है, और उस खबर के अंदर ये कहा गया कि तुर्की के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका बाकायदा नाम भी दिया है, सेतनीर सेतिन, और इनके जरिए जो है इन्होंने ये दावा किया है, आरोप लगाया है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, उनके बीच में जो है होट टोक हुई, और तकरीबन बात जो हाथापाई तक पहुंच गई। इस तरह की बातें जो है वो जी न्यूज़ में छपी है बाकायदा। मैं वहीं से पढ़ करके जो इस वक्त में जो ट्वीट किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, 12:35 पर आज 12 अप्रैल को ये किया गया है। जी, देखिए, आपने जो सोर्स बताया उस पे मैं कुछ ख़ास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं, खुद
पहले जी न्यूज़ ने इसको छापा, फिर इसको वे लेके गए हैं टर्की के एक किसी पत्रकार के ऊपर। तो ये कोई मसलन सोर्स जो है मोतबर नहीं है, कोई मसलन ये वही वाली बात है कि सूत्रों ने कहा है, अंदर की खबर लेके आए हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी बात ईरान के मीडिया के अंदर या ईरान के सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। और इस पे इस तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता कि किसी मुल्क का एक पत्रकार कोई भी बात जिसको साबित करने के लिए उसके बाद कोई सबूत ना हो, उसके पास कोई मोतबर ज़रिया ना हो, उसको सही मानना जो है वो नहीं है। और ज़िम्मेदार जो मीडिया होता है वो इस तरह से ख़बरें नहीं चलाता है, इस तरह की बातें नहीं छापता है। लेकिन अफ़सोस है कि हमारे मुल्क में जो मीडिया की हालत है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कहीं से भी कोई सनसनी बात, कोई मिर्च मसाले वाली बात आ जाती है तो उसको जो है वो छाप दिया जाता है, उसको चला दिया जाता है। लेकिन इस तरह की कोई भी हकीकत की बात यहाँ पे कम से कम ईरान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िम्मेदार हैं अब अब्बास अराक़ची साहब भी जो है वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो एक सोबर इंसान है। इस तरह की बात करना जो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी घटना हुई होगी। अगर हुई होती तो बिल्कुल जो है वो ईरानी मीडिया के अंदर आती, ईरानी सोशल मीडिया पे हत्ता ज़रूर आती। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी खबर नहीं है। तो मैं इसको जो है शुरू से खारिज करता हूँ कि ये जो है एक फेक न्यूज़ है, एक गलत न्यूज़ है जो चलाई गई है। अंदर की आपके पास में कुछ इनपुट्स हो या आपने वहाँ के ईरानी सोर्सेज से कुछ कंफर्म किया हो या आपके पास में जानकारी आई हो तो बताइए ज़रा कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर जो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर के बात अटक गई। फिर कुछ खबरें, कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के जो है वो मसला अटक गया। आखिरकार आपके पास में इनपुट क्या है? क्यों आखिरकार बातचीत जो है सिरे नहीं चढ़ पाई? 21 घंटे की बातचीत और उसके बाद में बेनतीजा। जी, देखिए इससे बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जब यूएस का जो डेलीगेशन आया था बात करने के लिए, उसके पास उसको खुद भी नहीं पता था कि हम बातचीत में करने क्या वाले हैं। ट्रंप ने पहले जो ईरान की 10 शर्तें थी उनको जो है ट्विटर पे जो है कबूल किया कि हम इनको कबूल करते हैं, हम इस पे बात करेंगे, ये हमारा बेसिस स्ट्रक्चर है। और उसमें सबसे अहम बात जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ था, यूएस के बेसिस खाली करने की बात थी। जो बात ये बाहर निकली है अभी कि कह रहे हैं न्यूक्लियर इनरिचमेंट ख़त्म कर दिया जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। तो देखिए आप, ये जंग की शुरुआत जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे हुई नहीं थी। ये जंग की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी तख्ता पलट करने के ऊपर। न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे डिस्कशन जो है वो 40 दिन 42 दिन पहले जो है, तकरीबन 6 हफ्ते पहले ओमान में चल रहा था जब उन्होंने आके अटैक किया है। तो ऐसी बातों को रखना, अगर आप जेडी वेंस साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि हमारी बातों को, हमारी शर्तों को ईरान ने कबूल नहीं किया। ईरान की जो पोजीशन है इस पूरे सीज़फायर में, अगर आप एक्सपर्ट्स के बयान देखें, सुनते रहें, उन्होंने कहा है कि वो कुदरत की, पावर की पोजीशन में इस नेगोशिएशन में गया था। तो ईरान और यूएस के दरमियान जो बातचीत हो रही थी उसमें पावर की जो पोजीशन थी वो ईरान की थी। यूएस पीछे हटा था, यूएस ने आके एक तरह से सरेंडर किया था। लेकिन क्योंकि यूएस को आदत नहीं है किसी के सामने झुकने की, एक एरोगेंस है उनकी प्रवृत्ति के अंदर, तो इस वजह से आके उन्होंने फिर से कोशिश की कि ईरान को फिर से दबाने की कोशिश की। मैंने बयान देखा, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जो चीज़ें यूएस जंग में हासिल नहीं कर सका उन चीज़ों को वो बातचीत से हासिल करना चाहता था। यानी क्या? यानी वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को हम जो है शिप के ज़रिए से, नेवी के ज़रिए से खुलवा लेंगे, लेकिन ये दोनों काम नहीं कर पाए। तो वो अब बातचीत के टेबल पे, और बहुत ही मसलन ये कहते हैं कि हंसने वाली बात है कि जो चीज़ आप जंग में नहीं हासिल कर सके, आप पीछे हटे हैं, आप बैकफुट पे हैं, उसके बाद उस चीज़ को आके टेबल पे कहना, उसको निगोशिएशन के दौरान कहना, ये बताता है कि आप सीरियस नहीं हैं बातचीत को लेके, आप निगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से बहुत जल्दी, देखिए इतनी बड़ी जंग के बाद अगर डिस्कशन चल रहा है, 300 लोगों का डेलीगेशन लेके आप आए हैं, तो एक दिन के अंदर ही जो है वो वापस नहीं जाता इंसान। इससे समझ में आता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस की जो डेलीगेशन था वो यहाँ पे किसी नेगोशिएशंस को करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो शायद अपने यहाँ इलेक्शन की वजह से या अपने यहाँ जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एंटी वॉर मूवमेंट जो बढ़ता जा रहा था, उन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो भाई हम निगोशिएशन कर लेते हैं। लेकिन उनका असल हदफ निगोशिएशन करना नहीं था। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्रंप के बयान डेली बदलते हैं, आज एक बयान देते हैं, कल दूसरा बयान देते हैं, उस वजह से भी ईरान के जो डेलीगेशन था उसको बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं था इस बातचीत के ऊपर, इस निगोशिएशन के ऊपर, क्योंकि 2 बार पहले भी उनको धोखा मिल चुका है। तो क्लियरी तौर से समझ में आ रहा है कि हारने के बावजूद, सरेंडर करने के बावजूद भी, अपने एरोगेंस की वजह से, अपनी प्रवृत्ति की वजह से यूएस इस बात को
को कबूल नहीं कर पाया कि हम जो है वो ईरान की शर्तों को कबूल करें, और वो जो है अपनी शर्तों को ईरान पे थोपना चाह रहा था, जिसको ईरान ने कबूल नहीं किया, और ये बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। मैं एक कंफर्मेशन या आपके पास में अगर जानकारी हो तो जरा इसको बताइए। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का भी बीच में फोन आया। हालांकि इस बात को तो खुद जेडी वेंस ने स्वीकार किया जब उन्होंने 4 मिनट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उसमें उन्होंने कहा कि हमने मार्क रूबियो से भी बात की, हमने ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब से, राष्ट्रपति से करीब दर्जन भर बात की है 21 घंटों के अंदर, और अमेरिका के अंदर अलग अलग लोगों से उनकी बात हुई है। क्या इस बीच में ऐसी कुछ आपके पास में खबरें हैं, क्योंकि वैसी खबरें भी लगातार चल रही है कि नेतन्याहू ने भी फोन किया जेडी वेंस को और कहा कि ये बातचीत जो है वो सिरे चढ़नी नहीं चाहिए और बातचीत फाइनल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुछ इनपुट्स हैं आपके पास में? जी, आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया। देखिए, जब से ये बातचीत की बात, नेगोशिएशन की बात शुरू हुई है, तब से इज़राइल का रुख ये रहा है कि ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है, ये आगे ना बढ़े। इसीलिए पहले दिन ही उसने लेबनान के ऊपर जो है एक बड़ा मैसेकर किया, एक जेनोसाइड किया। बहुत सारे मासूमों को जो है मारा, 250 से ज़्यादा लोगों को उसमें शहीद किया गया। और क्योंकि उसको पता था कि लेबनान के ऊपर ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ईरान ने बिल्कुल क्लियर ट्रंप से और यूएस से कहा था कि लेबनान इस नेगोशिएशन में, इस सीज़ फायर में शामिल रहेगा, तो उसको इस पीस प्रोसेस को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए पहले दिन से ही नेतन्याहू कोशिश कर रहा था। और आप देखें कि कितना ज़्यादा असर है, कितना ज़्यादा कंट्रोल है इज़राइल का यूएस की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, कि वो चीज़ें कि जिसको ट्रंप ने पहले कबूल कर ली थी, लेकिन इज़राइल की प्रेशर की वजह से, व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये जितनी भी शर्तें हैं वो कचरे के डब्बे में डाल दी गई हैं। जीडी वेंस का बयान आता है कि शायद ईरानी इंग्लिश नहीं समझ पाए, इतना सीनियर पोस्ट पर रहने वाला इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, पूरी पॉलिसी यूएस की बदल जाती है। उसी वक्त समझ में आ गया था कि बिना इज़राइल की परमिशन के ये नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इज़राइल के लिए ये जंग कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। यूएस का, नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल करियर है वो पूरा इस पर टिका हुआ है कि जंग आगे चलती रही। तो ट्रंप तो दूसरे तीसरे हफ्ते से ही इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं, एग्जिट डोर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इज़राइल जो उनको इस जंग में खींच के लाया था, वो उनको इस जंग से नहीं निकलने देना चाहता। आपने जो सवाल किया कि क्या कोई ऐसा फ़ोन आया था, मैं इसमें पर्टिकुलरली मुझे नहीं इसका इल्म है कि फ़ोन आया था या नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है, ये वाज़ेह है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पे इलेक्शन जीता, लेकिन पूरी पॉलिसी और पूरा जो काम कर रहे हैं वो इज़राइल फर्स्ट की पॉलिसी पे कर रहे हैं। अगर ये जंग आगे बढ़ती है और दुनिया में आर्थिक संकट आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है यूएस और इज़राइल होंगे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि विश्व शांति के लिए अगर इस वक्त कोई खतरा है तो वो इज़राइल है, क्योंकि वो यूएस के ज़रिए से इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो बंद था, बाब अल मंदब भी बंद हो सकता है, पूरी दुनिया के ट्रेड के ऊपर इसका असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में एनर्जी संकट आएगा, फिर आर्थिक संकट आएगा। इसका कोई अगर जिम्मेदार है तो वो नेतन्याहू और इज़राइल है। तो दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, जितने की भी बड़े लीडर्स हैं, असरअंदाज मुल्क हैं, असरअंदाज देश हैं, उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि यूएस के ऊपर ये दबाव बनाए, यूएस के ऊपर ये प्रेशर बनाए कि इज़राइल अपनी हरकतों से बाज आए। इज़राइल ने जो ये जंग को आगे खींचने की कोशिश की है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि पूरी दुनिया में जो है सही मानों में शांति बहाल हो सके, और आर्थिक संकट जो आने का इम्कान है, जो एक अनुमान है, उस पर भी रोक लगाई जा सके। मैं एक आपका आकलन जानना चाह रहा हूं। आज सुबह जो जेडी वेंस साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 मिनट की, और उसमें उन्होंने जोर देकर के इस बात को कहा कि हमने अमेरिका में, मैं फिर से थोड़ा सा सवाल रिपीट कर रहा हूं लेकिन कुछ नए अंदाज से आपसे पूछना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब से 12 बार बात की, तकरीबन 21 घंटे में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर मार्क रूबियो और बाकी सब लोगों का नाम जो है वो लेते हैं इसमें, और इसके साथ साथ एक बड़ा डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से वहाँ पर था ही। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर लीडरशिप में दो फाड़ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है? क्योंकि जेडी वेंस वो पहले से ही इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप से अलग थलग खड़े थे। अब वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ये पलीता आए कि भाई आप गए थे और आप बातचीत को सफल नहीं करवा पाए, क्योंकि अमेरिका में नाराजगी है इस युद्ध को लेकर के। 80-90 लाख लोग सड़कों पर आए। तो क्या ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ नेता वो इस बात को स्पष्टता से नहीं कहता कि 12 बार बात हुई है, 14 बार बात हुई है, 10 बार बात हुई है। ये कह भी सकते थे वो कि हाँ बात हुई है, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ऐसा कोई जवाब जो,
या किसी रिपोर्ट में मैंने नहीं देखा कि मुस्तफा खामनेई से लगातार वो टच में हो या कोई बातचीत चल रही हो। इस तरह की कोई रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। तो यानी एक तरफ फ्री होल्ड जो है वो ऐसा लगता है कि गालिबफ साहब को था, बाकी जो डेलीगेशन गया उसको था, इंटैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, और अमेरिका का जो डेलीगेशन था उसमें अलग अलग बातें दिखाई दे रही है। तो इसका आपका आकलन जो है इस पर क्या है? जी अ, जी, मैंने देखिए यहाँ पे जो सोशल मीडिया और यहाँ के मीडिया को मैंने जब सुना तो उसमें क्लियर था बिल्कुल कि ये जो डेलीगेशन कालीबाफ साहब की प्रतिनिधि में जा रहा है, उनके लीडरशिप में जा रहा है, उसको पूरा इख्तियार है, उसको पूरे राइट्स हैं कि वो फैसला ले सकते हैं। यानी उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो फ़ोन करके ईरान से पूछें या रहबर मुअज़्ज़म से पूछें या यहाँ जो प्रेसिडेंट है पेज़ेश्कियान साहब उनसे पूछें कि हमें क्या डिसीज़न लेना है, हमें क्या करना है। उनके पास पूरा अधिकार था, ये बिल्कुल क्लियर था इस पूरे डेलीगेशन में। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वहाँ देखें यूएस का जो डेलीगेशन आया, उस डेलीगेशन के पास कोई भी इख्तियार, कोई भी अधिकार नहीं था किसी भी तरह का फ़ैसला लेने के लिए। इसी वजह से बार-बार फ़ोन करके पूछना पड़ रहा था 10 बार, 12 बार, और ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन आपस में ही जो है वो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, सीआईए, एफबीआई कुछ कह रहा है, मीडिया कुछ कह रही है और पब्लिक वहाँ की कुछ कह रही है। जबकि इसके मुकाबले में ईरान के अंदर पूरी एकता है, यूनिटी है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो लीडरशिप हो, सब एक ही जैसी बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी कुदरत की निशानी है और अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी जो है कमज़ोरी की निशानी है कि खुद उनके लीडर्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो एक दूसरे की बात पे यकीन नहीं करते हैं, बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ता है। तो इससे समझ में आता है कि कितना ज़्यादा कमज़ोर ये डेलीगेशन था जिसके पास अधिकार नहीं थे कि कोई फ़ैसला ले सके। तो शायद ये बात डिक्टेट की जा रही थी उनको वाशिंगटन से कि आपको जो है वो नेगोशिएशन नहीं करना है, इसमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए। इसी वजह से इतनी जल्दी जो है वो 20 घंटे 24 घंटे के अंदर ही वो सारा डेलीगेशन लेके वापस चले गए हैं। काफ़ी कमज़ोरी का निशानदेही है यहाँ पे, काफ़ी कमज़ोरी का मुजाहरा किया है जेडी वैंस ने और उनके पूरे इस डेलीगेशन ने। मैं मात्र 1 मिनट में जो है वो समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हमारी। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? जंग जो है वो 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है इस बीच में ही, इस दौरान ही शुरू हो जाएगी, या आपको लगता है कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर कंप्लीट होगा और उसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का समय पूरा होने वाला होगा, यानी अगले मंगलवार को, ये मंगलवार से अगले वाले मंगलवार को, तो क्या सोमवार को ही आकर के एक और पोस्ट डाल देंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान ने कोशिश की है, ये हुआ है, वो हुआ है, और 2 हफ्ते का समय और दे रहे हैं? तो ये बातचीत अब ऐसे ही करके फेज वाइज फेज जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा सीज फायर जो बढ़ता चला जाएगा, या आपको लग रहा है कि अब फिर से वही जो है वो दौर देखने को मिलेगा अभी जो 40 दिनों तक हुआ कि लगातार बमबारी इधर से और उधर से? जी, देखिए अभी क्या आगे किस तरह से परिस्थिति बनेगी ये डिपेंड करता है कि ट्रंप का मूड क्या है। ट्रंप का मूड जो है वो मूड स्विंग जो होता है उनका, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो खुला लेंगे ताकत के ज़रिए से, कभी कहते हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके इस व्यवहार में जो कन्फ्यूज़न है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि ये जंग आगे किस तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सीज़ फायर ख़त्म होने का वक्त हो रहा है। सीज़ फायर की जो मियाद थी, जो मोहलत दी गई थी, वो ख़त्म हो रही है। तो दोबारा किस तरीके से जंग की शुरुआत होगी, पहले कौन हमला करेगा, कहाँ हमला करेगा? ईरान के लिए क्लियर है कि हमें वेस्ट एशिया में से यूएस की फोर्सेस को हटाना है, यूएस की फोर्सेस को निकालना है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो मिसाइल मारे, उसके लिए वो डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बना सकता है, उसके लिए वो इकोनॉमिक प्रेशर भी बना सकता है। कई तरीक़े हैं इस जंग में ईरान के लिए, और ईरान को हर फील्ड में जो है वो अपर हैंड हासिल है। तो देखना यह है कि ट्रंप जो है वो अगला स्टेप क्या उठाते हैं। जैसे कि आराक्ची साहब ने भी कहा था कि बॉल जो है वो यूएस के कोर्ट में है, वो सीज़ फायर ले करते हैं या जंग करते हैं। अब वो जंग करते हैं तो किस तरह से जंग होती है, अमेरिका अटैक करता है दोबारा या इजराइल अटैक करता है, ईरान किस तरह से इसका जवाब देगा, इसका फैसला जो है वक्त करेगा। लेकिन ईरान के लिए जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है उसमें ईरान एक एक स्टेप अपने स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिसका हदफ ये है कि वेस्ट एशिया से यूएस को जो है वो निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, और फिर फ़िलिस्तीन की आज़ादी का ज़मीना और भूमिका बने, और उसके बाद इस पूरे एरिया में शांति बहाल हो सके।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब उम्मीद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ, पाकिस्तान के अंदर अब बातचीत चल रही थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब सब कुछ बेहतर हो जाए और एक ठीक ठाक तरीके से दोनों देशों की सम्मानजनक तरीके से एक बातचीत हो और उसके बाद में एक लंबी शांति वो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी काले बादल दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि ये केवल गरज करके चले जाएंगे या बरसेंगे। अमेरिका का रुख क्या रहेगा, ईरान क्या करेगा, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप आए और बहुत बारीकी से आपने एक एक सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि